गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने मुझे बताया मैडम क्वेश्चंस तो बहुत लोग बता देते हैं, आप हमें कुछ पढ़ा दिया करिए। आप पढ़ाती अच्छा हैं और इससे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। आपकी बातों को मान करके मैंने सोचा चलो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, और वो है जो आपके अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुकिंग से संबंधित। देखने में तो कुकिंग बड़ा सरल लगता है कि बहुत ईजी है, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस उसमें देखते हैं कि कट किसको कहते हैं, डाइस किसको कहते हैं, स्लाइस किसको कहते हैं, डफ किसको बोलते हैं, नीडिंग किसको बोलते हैं, सीविंग किसको बोलते हैं, सीमरिंग क्या है, कई सारी चीज़ें ऐसे टर्म्स आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हो, क्योंकि हमने पूरा मन से नहीं पढ़ा है ना। तो आज मैं कुछ आपको टर्म्स भी बताऊंगी, और सबसे पहले हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग। कुकिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों कुकिंग किया जाता है, आप सब जानते हो। बहुत सरल भाषा में, बहुत सामान्य भाषा में आपको बताऊंगी, आप समझ जाओगे कि मैडम क्या कहना चाहती हैं, है ना। और फिर इसी संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आपको बाद में बताऊंगी, कुछ प्रश्नों को पूछूंगी कि आपने कितना समझा, क्योंकि आप मुझसे तो पढ़ लेते हो और फिर आप मेहनत खुद नहीं करते हो, तो मैडम भी आपके लिए कितनी मेहनत करेंगी। अभी भी मैंने समय निकाल करके आपके लिए थोड़ा समझने का, नहीं हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, नेट का परीक्षा बहुत पास में है, GIC भी पास है, और जो बच्चे TGT का तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, वो भी इन चीज़ों को देखें, पढ़ें, समझें और रटें, है ना। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। पहला है कुकिंग का क्या उद्देश्य है, समझो, रटो मत इसको। क्या उद्देश्य हो सकता है? इम्प्रूव द टेस्ट एंड फूड क्वालिटी। टेस्ट और फूड क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। कहो कैसे? मान लो एक आलू ले लो, आप कच्चा आलू खा सकते हो? देखने में कैसा लगता है? नहीं ना, नहीं खा सकते कच्चा आलू। लेकिन वही आलू को अगर चिप्स बना दिया जाए, और चिप्स बना के बाजार में बेचते देखते हो, लेज के नाम पर बिकता है, आलू के भुजिया के बिकता है ना। तो कितना भी इंसान का पेट भरा हुआ रहेगा, उसको हम 1-2 पीस चिप्स ले ही लेते हैं। और कुछ लोग तो, खास करके मैं भी उसमें शामिल हूँ, जब तक चिप्स का पैकेट ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक हाथ बार बार उसी चिप्स के ऊपर जाता है और मुंह भी वहीं चलते रहता है। देखो कच्चा आलू कैसा लगता है, देखने में रफ लगता है ना, नहीं खा सकते कच्चा आलू। लेकिन वही आलू को जब आप तल दो, उसी आलू को अगर पकोड़े बना दो तो हम खा लेते हैं, अच्छा लगता है ना। या आलू को ऐसे ही तेल में फ्राई कर दो, फ्रेंच फ्राई, या सिंपल आलू का ऐसे फ्रेंच फ्राई भी मत बनाओ, थोड़ा सा तेल में अच्छे फ्राई कर दो, भुजिया बन जाता है, आराम से आप खा लेते हो, कोरा खा लेते हो। तो ये क्या करता है? टेस्ट इंक्रीज कर देता है, फूड की क्वालिटी को बढ़ा देता है ना। अब इसी तरह से देखो, मान लो कि चावल है, कच्चा चावल खा सकते हैं हम, लेकिन अगर वही चावल को अगर भून देते हैं तवा पर, बालू में पफ हो जाता है, फूल जाता है, भूंजा कहलाता है कई जगहों में, कई जगह कुरकुरे कहते हैं, कुछ लोग मुरमुरे बोलते हैं, अपने अपने लोकल लैंग्वेज में डिफरेंट लोग उसका नाम डालते हैं। तो वो खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है, खा लेते हैं कि नहीं। तो ये पहला क्या काम है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है कुकिंग का? टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फूड। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया, है ना, समझ आ गई बात को। और लेकिन अगर कुकिंग भी ठीक से नहीं करोगे तो टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, बिगड़ता है ना। हमारे गांव में कहते हैं, मेरी माँ कहा करती थी कि धिया सुगरिन की घिया सुगरिन। धिया मतलब बेटी, बेटी सुघड़ है या घी सुघड़ है? तो कहते नहीं बेटी सुघड़ है। कैसे? बेटी ने अच्छे तरीके से चीज़ को पकाया, घी का तो स्वाद वही रहेगा,
लेकिन अगर बेटी घी को जला देगी तो स्वाद आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। अगर ओवर कुकिंग आप चावल कर देते हो, ओवर कुकिंग आप पुलाव कर दो, ओवर कुकिंग आप दाल कर दो या आलू की सब्जी कर दो, कोई भी कुछ कर दो, ओवर कुकिंग कर दो तो उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स तो खत्म होता ही होता है और उसका टेक्सचर भी खराब हो जाता है, देखने वाले का ही मन खराब हो। जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी अगर खिला खिला लगता है, पुलाव खिला खिला रहता है, तो खाने वाले का मन अच्छा लगता है। और अगर वही खिचड़ी या पुलाव गल गया हो, जो ओवर कुकिंग हो गया हो, खत्म हो गई कहानी। कम पकाओ, कच्चा रह जाए, जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंदी है, कुछ सब्जियां ऐसी है जिसको अगर थोड़ा कम पकाओ तो खाया नहीं जाएगा। जिमीकंद है, खा सकते हो थोड़ा कम पका हुआ, जब तक कि पूरी अच्छी तरह से कुकिंग नहीं हो। तो ये क्या करता है? ये टेस्ट को बढ़ाता है और ये फूड की क्वालिटी को बढ़ाता है। लेकिन कैसा? कुकिंग भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुकिंग आप करते समय ध्यान नहीं दिए, जैसे रोटी है या पराठा है, आपने जला दिया या कच्चा छोड़ दिया, तो टेस्ट नहीं बढ़ेगा, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। कुकिंग करने का उद्देश्य ये रहता है कि इसका टेस्ट भी बढ़ जाए, इसकी क्वालिटी भी हो जाए। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछूंगी, आप ध्यान रखिएगा। फिर कहिएगा मैडम क्वेश्चन तो मुझे यूट्यूब वाले बहुत बता देते हैं, आप पढ़ा दिया करिए। तो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बड़े ध्यान से, और आपको भी बेटा पढ़ना है बड़े ध्यान से, तभी तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। मैं आपके लिए समय निकाल करके एनी हाउ मैं सोची नहीं, हमारी बच्चों का एग्जामिनेशन है तो मुझे थोड़ी मदद उनकी करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या काम है? क्यों कुकिंग करते हैं हम? टेस्ट को बढ़ाने के लिए और फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या काम है? दूसरा क्यों करते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, ख़त्म करना होता है। जैसे कई पैथोजेंस है, कई बैक्टीरिया है, जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है, सैल्मोनेला है। ये बैक्टीरिया कुकिंग करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर अगर उस भोजन को आप खाओगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। अगर इनको बिना पकाए हुए आप खाते हो और अगर ये बैक्टीरिया रह गया तो आपको हेल्थ हैजार्ड्स कर सकता है, दस्त हो सकता है, उल्टी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कई बार आप देखते हो ना, फूड पॉइजनिंग हो गया। क्यों फूड पॉइजनिंग हो गया? कुछ बैक्टीरिया जो है को पकाने के बाद मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ मोल्ड्स भी होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, समझे। जैसे आपके मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन्स होता है, अगर उसको आप कच्ची मूंगफली खाओ तो ये गले में जाकर के आपके खराश उत्पन्न करता है, टॉक्सिन्स, अफ्लाटॉक्सिन्स उसमें होता है। लेकिन अगर आप उसको पका देते हो, भून देते हो या उबाल देते हो मूंगफली को, तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, टॉक्सिक मटेरियल ख़त्म हो जाता है और फिर वो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इसीलिए कच्ची मूंगफलियाँ ना खाया करो, अफ्लाटॉक्सिन्स होता है। आपने खेसारी का दाल सुने? खेसारी का दाल, कुछ लोग खेसारी का दाल बोलते हैं, कुछ लोग खेसारी का दाल बोलते हैं, जो लेथारिज्म का कारण बनता है। तो केसारी का दाल को अगर पका करके, उबाल करके उसके पानी को अगर बाहर फेंक देते हो आप, तो उसका जो टॉक्सिक नेचर है, उसमें जो विषैले तत्व हैं, वो पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। फिर उसको आप पका करके खाओ तो वो नुकसान नहीं करता है। केसारी के दाल में आप सुने हो ना। और कुछ लड़की हमें कमेंट भी लिखी थी कि मैडम महाराष्ट्र में या कहीं और बताई थी, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट से, कि मैडम आप खेसारी दाल को खाने लगे हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा बेटा, जैसे जैसे रिसर्चेज होगा और उसमें उपस्थित जो टॉक्सिक मटेरियल्स है, अगर उसको बाहर फेंक दिया जाएगा तो फिर वो खाने के योग्य बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, कच्चा आलू आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते? उसकी शकल सूरत ऐसी रहती है कि आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप भून दो, केवल आप आग में भून दो, माइक्रोवेव में भून दो, देखो उसमें कैसी खुशबू आ जाती है, फिर उसको हम खाने लग जाते हैं।
उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर सारा चेंज हो जाता है। समझ गए ना? तो इसी तरह से कई मसाले हैं जिसमें आप मोल्ड्स पनप जाते हैं कई मसालों में भी, लेकिन अगर आप कुकिंग करते हो तो वो टॉक्सिक मटेरियल हट जाता है और फिर वो आपके खाने के योग्य बन जाता है। ठीक है? और अगर आप ठीक प्रकार से कुकिंग आप करते हैं तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाता है। जैसे दूध है, दूध जल्दी सड़ जाता है, लेकिन पैकेट वाला दूध देखते हो ना आप, तो पैकेट वाला दूध भी क्या करते हैं, उसको पास्चुराइज्ड कर देते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको पास्चुराइज्ड कर देते हैं, जिसके कारण उसके अंदर जो भी जीवाणु है, जो बैक्टीरियाज है या जो पैथोजेंस है, वो सब डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, और फिर वो दूध की लाइफ बढ़ जाती है। अन्यथा दूध तो फट जाएगा। अब दूध का ट्रांसपोर्टेशन कितना कितना दूर दूर तक किया जाता है, टाइम भी लग जाता है, तो पैकेट में दूध को पास्चुराइज्ड करके ही सप्लाई के लायक बनाया जाता है। समझ गए? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्या है? इम्प्रूव्स डाइजेस्टिबिलिटी। पका हुआ भोजन सुपाच्य होता है। जब भी आप भोजन को पकाते हैं, कोई सा भी भोजन को पकाइए आप, है ना, तो उसका जो स्टार्च है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने के लायक हो जाता है। जैसे मान लो चावल है, चावल को आप पकाती हैं तो स्टार्च उसका फूल जाता है, ठीक है, और फूलने के बाद वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार से जब मांस को आप पकाती हैं तो मांस में जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो सॉफ्ट हो जाता है। सब्जियों को पकाती हैं तो उसका फाइबर है, उसमें जो उपस्थित स्टार्च है वो सारे के सारे सॉफ्टेन हो जाते हैं, जिसको आप आसानी से चबा सकते हो, और फिर आपके आंतों को पचाने में भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका अंतर्मार्ग है वह भी उसको आसानी से पचा लेता है। समझ गए? तो ये क्या करता है, कुकिंग से डाइजेस्टिबिलिटी हमारी बढ़ती है। जैसे मान लो कि पका हुआ भोजन है, ठीक है, कच्चा चावल खा के देखो, चबा पाएंगे हम? नहीं पाएंगे। कच्चा गेहूं है, चबा पाएंगे हम? नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं उसको हम, जब उसको पका देते हैं या उसको भून देते हैं या पोहा के रूप में हम तैयार करते हैं, है ना, या चूड़ा को भून देते हैं, तो वो खाने लायक बन जाता है, डाइजेस्टिबल हो जाता है, चबाने योग्य बन जाता है, और फिर आंतर्मार्ग जो है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको अच्छी तरह से भोजन को पचा लेता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, इम्प्रूव्स डाइजेस्टिबिलिटी। नेक्स्ट, पकाने से क्या होता है, इंक्रीजेज वेराइटी। अब वेराइटी मतलब विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार कर सकते हैं एक ही चीज से, कर सकते हैं ना। जैसे एक आलू एग्जाम्पल में लेती हूँ, एक आलू सब कितनी चीज़ बना सकते हैं। आलू की भुजिया बना लो, आलू की सूखी सब्जी बना लो, आलू की रसेदार सब्जी बना लो, आलू की दम बना लो, आलू का पापड़ बना लो, आलू का चिप्स बना लो, आलू के भरवा आप पराठा बना लो, है ना, आलू का भरवा पराठा, और आप सैंडविच बना सकते हो। मतलब कि कितनी सारी चीज़ें एक आलू से, तमाम वैरायटी की चीज़ें आप बना सकती हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, बनता है ना। इसी तरह से चावल ले लो, चावल से प्लेन चावल बना सकती हो, खिचड़ी बना सकती हो, खीर बना सकती हो, पोहा बना सकती हो, चूड़ा बना सकती हो, है ना, बिरयानी बना सकती हो, पुलाव बना सकती हो, तहरी बना सकती हो। ना जाने विविध प्रकार के व्यंजन हम बनाते हैं कुकिंग के माध्यम से। ऐसे नहीं बनता है, जैसे आप चावल के पोहे को तल दो तो चूड़ा बन जाता है, उसको कुकिंग के माध्यम से तैयार करो तो पोहा बन जाता है, पानी में उबाल दो प्लेन चावल बन जाता है, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला करके तैयार करो, घी के साथ तैयार करो और सारी चीज़ मसाले वसाले डाल के तैयार करो, पुलाव बन जाता है। सब्जियों के साथ मिला करके तैयार करो, तहरी बन जाती है, बिरयानी बन जाता है, दूध के साथ तैयार करो, खीर बन जाता है। चावल के आटे को पीस करके घी में सेक करके तैयार करो, हलवा बन जाता है। चावल को पीस के फर्मेंट कर दो, दाल के साथ मिला दो,
इडली बन जाता है, डोसा बन जाता है। तो तमाम वैरायटी बनता है आपका। किससे? किसी भी सीरियल से, किसी भी पल्सेस से, किसी भी वेजिटेबल से आप तमाम तरह के व्यंजन तैयार कर सकते हैं कुकिंग के माध्यम से। कुछ को उबाल करके, किसी को सिमरिंग करके, किसी को तल करके, विविध प्रकार से आप व्यंजन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग है। और इसका क्या काम है? इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑफ फूड। कंजम्पशन ऑफ फूड को ये बढ़ा देता है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कंजम्पशन ऑफ फूड। फूड के कंजम्पशन को ये बढ़ा देता है। कहो कैसे? एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपको कच्चा चावल खाने को दिया जाए या आपको कोई सलाद के रूप में खीरा खाने को दिया जाए या कुछ भी खाने को दिया जाए, तो कच्चा आप कितना खाती हैं? थोड़ा सा खाएंगे, मुंह भी दुख जाएगा, दांत भी दुख जाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे आप, मुझे पता है। कच्चा नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम कुकिंग कर देते हैं, पका देते हैं, तो पैलेटेबल हो जाता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है, चिवेबल हो जाता है, और फिर उसको हम खा सकते हैं। तो कंजम्पशन बढ़ा देता है। कच्चा पोहे लेकर के कितने खा सकोगे आप? थोड़ा खाओगे। लेकिन अगर वही पोहे आप तैयार कर लेते हो तो प्लेट भर के आप खा लेते हो, भरपेट खाना खा लेते हो। नहीं, सही है ना? आलू है, उबाल करके या उसको भून करके या उसको फ्राई करके, उसके पकोड़े बना करके जब हम खाते हैं तो पूरा प्लेट के प्लेट ख़त्म हो जाता है। और जितनी स्वादिष्ट बनता है उतना जल्दी भूख भी लगती है। मुझे तो नाम से ही भूख लगने लग रही है। चलिए, अब मैंने फिर बताती हूँ, क्योंकि मैडम को आलू बहुत लगता है पसंद है। जैसे कि आलू का भुर्ता है ना, आलू का चिप्स है। जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक तो हाथ वहीं जाता है और मुंह भी वहीं चलता रहता है। जो आजकल वेफर्स मार्केट में आ रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं। तभी तो छोटे छोटे बच्चे के भी देखो इतनी ये दीवाने हो गए हैं, और मार्केट में बिकती भी है, 5-10 रुपये मिल जाती है आलू के वेफर्स। लेज कई तमाम नाम से बिकता है ना। अब लास्ट है आपका, और क्या इसका है ऑब्जेक्टिव? कंसंट्रेट्स न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को कंसंट्रेट कर देता है। कहो कैसे? पकाने के बाद पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मिठाई बनाना। जब आप मिठाई बनाते हो, चाहे आप गुजिया बना लो, चाहे आप बर्फ़ी बना लो, चाहे आप जलेबी बना लो या पेड़ा बनाओ, कुछ भी बनाते हो आप, है ना, तो क्या होता है? उसमें ज़्यादा मात्रा में इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं ज़्यादा मात्रा में। और जब ज़्यादा मात्रा में हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो वो कंसंट्रेट हो जाता है। जैसे एक प्लेट अगर आप हलवा खा लो, मूंग दाल के हलवा खा लो, सूजी का हलवा खा लो, अच्छा घी में तैयार किया हुआ हलवा खाओ, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है भूख? क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, उसमें घी है, उसमें शक्कर है, उसमें आपने सूजी डाला है या उसमें आपने मूंग दाल डाला है। ऐसे मूंग दाल आप थोड़ा सा पकाओगे कटोरी में तो आपको खा लोगे, भूख लग जाएगी। लेकिन अगर उसी के दाल का हलवा खा लो, आप मिठाई खा लो, आप देखो भूख नहीं लगेगी आपको। दाल बादाम का हलवा खाओ, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये कंसंट्रेट्स करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो मैंने आज आपको बताया है कि किस तरह से क्या ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि हमें चढ़ाने में भी दिक्कत आती है। तो आज जो मैंने आपको बताया है, इससे संबंधित मैं प्रश्न भी पूछूंगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। ठीक है,
क्योंकि मैंने देखा कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कुकिंग में और हमारे बच्चे फिसल जाते हैं कि हम क्या जवाब दें इसका, है ना, जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ही इम्पॉर्टेंट हम सोचते हैं कि आपको बता दें, वो ये है टर्म्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ज़रूरी और आपको भी आना चाहिए। जैसे कट, जब आता है बात कट की, तो कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब क्या होता है बताओ आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट? कट का मतलब काटना, चाकू से काटो, या कोई भी चीज़ों से आप, कोई लोग पसूल बोलते हैं, कुछ लोग चिलो ही बोलते, काटते हैं। तो किसी भी शेप में भी काट सकते हैं और बिना शेप का भी काट सकते हैं, तो उसको कहते हैं कट करना। दूसरा चॉप, चॉपिंग, आजकल चॉपिंग मशीन भी आती है। चॉप का मतलब होता है इसके लिए आकार की जरूरत नहीं होती है। कट में तो आप आकार में भी काट सकते हो और बिना आकार का भी काट सकते हो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कट कहलाता है। चॉप, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड शेप की जरूरत नहीं होती है। चॉपिंग ऐसे कर लो आप, खटाखट खटाखट काटते काटते चले जाते हैं, चॉपिंग कहलाता है। इसके बाद मिन्स, मिन्स का मतलब क्या होता है? बहुत महीन चॉपिंग करना। जो खास करके आप देखते हो ना, आजकल बच्चे क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मंचूरियन, मंचूरियन में चॉपिंग मिन्स किया रहता है, गाजर का और आपके पत्ता गोभी, लहसुन, जो कुछ है रहती है, उसमें इतनी फाइन चॉपिंग किया रहता है और उसी तरह से वो व्यंजन तैयार भी किए जाते हैं, मिन्स उसको कहते हैं। डाइस का मतलब क्या होता है? डाइस, डाइस आप लोग देखते हो, कैरम बोर्ड का डाइस खेलते हो, बच्चे को खिलाते हो, कैरम बोर्ड, सॉरी लूडो, लूडो का डाइस तो कैसे रहता है? क्यूब में रहता है, मैंने गलत बता दिया, कैरम बोर्ड ना, नॉट कैरम बोर्ड बट लूडो। लूडो को जो डाइस रहता है ना, आप देखते हो ना, छोटे छोटे डाइस, तो डाइस क्या रहता है वो, है ना, कट इनटू अ स्मॉल यूनिफॉर्म क्यूब्स, छोटे छोटे यूनिफॉर्म क्यूब्स में काटना डाइस कहलाता है। स्लाइस, स्लाइस का मतलब क्या होता है आप जानते हो? सलाद काटते हो ना, तो गोल गोल काटते हो, खीरे को पतला पतला, या टमाटर को, या प्याज को, या गाजर को, है ना, चुकंदर को, तो उसको कहते हैं स्लाइस। कट इनटू इनफॉर्म स्लाइसेज, उसको कहते हैं स्लाइस। अब वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा, मैं रखती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले टर्म्स के साथ, अगले बार बताऊँगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की बेटा दो इजाज़त, बाय बाय।